Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter is nutrition in animals. बच्चे we have already discussed the chapter nutrition in plants. हमने nutrition in plants का chapter डिटेल में डिस्कस किया है. अब हम nutrition in animals को डिस्कस करेंगे. So let's start. को शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच यू शुड नो, आपको पता होने चाहिए उस चैप्टर में, ताकि आपको वो चैप्टर इजीली समझ आ सके. क्या होता है बच्चे, देखो मैंने आपको प्लांट्स न्यूट्रिशन करवाया था ना. न्यूट्रिशन का मतलब भी आपको करवाया था. न्यूट्रिशन वही होता है कि जो हमने 6th में भी पढ़ा था. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो होते हैं हमारे सारे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ऐसे ही हमने ये प्लांट्स में पढ़े और अब एनिमल न्यूट्रिएंट्स भी यही हैं. एनिमल न्यूट्रिशन में भी यही है, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और ये सारे न्यूट्रिएंट्स को, वो रिक्वायरमेंट को बॉडी, उनकी एनिमल्स की बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें और वो अपनी जो उनकी मतलब उनकी जो डेली रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, काम हैं, वो अपने कर सकें, वॉक कर सकें आराम से, वो रन कर सकें. जैसे हमने अलग अलग एनिमल्स पढ़े थे, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. तो उन सारे एनिमल्स में कईयों को देखो, एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है. आपने ये पढ़ा है ना. तो प्रे ने प्रीडेटर के पीछे भागना है, तो प्रीडेटर को भागने के लिए प्रीडेटर ने प्रे के पीछे भागना है. तो प्रे क्या करेगा, उसको भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड जो वो खाएगा. सो वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स एनिमल न्यूट्रिशन की जो जितने न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, कैसे उनको लेता है और कैसे उनकी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं, ये एनिमल न्यूट्रिशन है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें जो हमने बेटा प्लांट्स में भी आपने पढ़ा था. प्लांट्स में नॉर्मली जो न्यूट्रिएंट था वो हमारा कार्बोहाइड्रेट था. वो खाना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स. और उसके बाद में जो वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स वो राइबोम्स के थ्रू, राइजोबियम के थ्रू लेते हैं और उनको नाइट्रोजन से लेके उसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. राइट, हमने ऐसे ही किया था ना. तो इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो है, जो आपका पार्ट है, कंपोनेंट है फूड का, वो कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट, अब ह्यूमन बॉडी में भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसके लिए विच हैज़ टू बी, मतलब फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी में अच्छे से वो यूटिलाइज हो जाए. इसके लिए हमें पहले उसको, जो आप खाना खा रहे हो, दे नीड टू बी ब्रोकन. उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे हिस्से में ब्रोक करते हैं, सब्सटेंसेस में ब्रोक करते हैं, ताकि वो बॉडी उसको इजीली यूटिलाइज कर सके, डाइजेस्ट कर सके. जो ये कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इनको जो हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं डाइजेशन. The breakdown of complex components of food into similar forms is termed as digestion. ठीक है बेटे, ये डाइजेशन होती है. ये आपको सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होती है, कि और हम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में उसको पहले ब्रेक करते हैं. जब कोई भी आप चीज़ खाते हो, इनटेक करते हो, तो ऐसे आपके डाइजेस्ट नहीं होते. डाइजेशन को टाइम लगता है. क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो पहले ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में, जिसको आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सके, उस फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होता है. उसको हम डाइजेशन कहते हैं. राइट. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कैसे वो खाना, कौन कौन से डिफरेंट वेज एंड अलग अलग के तरीके हैं जिनसे वो खाना एनिमल्स लेते हैं. जैसे प्लांट्स में हमने किया था, आपने वो किया था ये इंसेक्टिवोर्स, सैप्रोट्रोप्स, पैरासाइट्स, ये सारे हमने किए थे. ठीक है. तो अब हमने एनिमल्स के बारे में
एनिमल्स तो सारे के सारे ही हेटरोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स नहीं है, क्योंकि ऑटोट्रोप्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रोप्स हैं और एनिमल सारे आपके हेटरोट्रोप्स हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमीबा। अमीबा अब क्या होता है? अमीबा पानी में मिलता है, ठीक है, और अमीबा की कोई शेप स्पेसिफाइड नहीं होती, लाइक वो गोल है, ठीक है। तो उसने कहीं से भी अपने हाथ पैर से निकाल लेने, कहीं से भी वो दो पैर अपने निकाल लेंगे और वो कहीं से भी निकालेंगे, वहाँ से वो अपना खाना लेगा, ठीक है। अमीबा अपने पैरों को यूज़ करता है अपना खाना खाने के लिए, और उसके पैरों को क्या बोलते हैं हम? सीडोपोडिया। अमीबा यूजेस इट्स फीट्स कॉल्ड स्यूडोपीडिया टू इनगल्फ इट्स फूड। ये बेटा पूरा हम लोग अमीबा के बारे में डिटेल में डिस्कस इसी चैप्टर में लेटर ऑन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है, ये देखो बेटा, ये जो इसमें मैंने एक पिक लगाई हुई है, ये वाली, ये जो पिक लगी हुई है ये पैरामीशियम की है। इसके अगर आप इसकी पैरामीशियम की ये बॉडी देखो, साइड पे देखो ब्रश टाइप है, जो जैसे आपके ब्रश हम करते नहीं पेंट ब्रश, वैसा आपको लग रहा है ना, इसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा सा होता है। इसको हम कहते हैं सीलिया, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। ये अपना खाना जो है, जो उसने खाना, ये पानी में मिलता है पैरामीशियम, और इसने अपना जो खाना है वो पानी में से ले लेना है इस सीलिया की हेल्प से, राइट। पानी में अवेलेबल होता है पैरामीशियम। और पैरामीशियम की जो आपको मैंने पिक दिखाई है, इसकी जो बॉडी है उसका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर से वो पानी में से वो अपना खाना जो है वो गैदर करता है, और वो उनको उससे वो अपना इनटेक करता है। नेक्स्ट कम्स फ्रॉग। फ्रॉग तो बेटा हमने 6 में भी पढ़ा है। फ्रॉग आप लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फ्रॉग जो है एक ऐसा एनिमल है जो आपका लैंड पे भी अवेलेबल होता है, पानी में भी, वो दोनों जगह होता है ना। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो, फ्रॉग जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है। वो अपनी टंग से क्या करता है, आसपास कीड़ा मकोड़ा उसको जो दिखता है, मच्छर मक्खी जो उसने खाना होता है, वो उसको अपनी टंग से उसको टंग बाहर निकालता है, उसको पकड़ता है और उसको खा लेता है। सो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो अपनी टंग से कैच करता है अपनी प्रे को। नेक्स्ट हम करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपने देखिए अलग अलग रंग कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाई होती है, हमारे फ्लावर्स के ऊपर बैठी होती है, गार्डन में जब आती है तो सारे बच्चे भाग के जाते हैं, बटरफ्लाई आ गई, बटरफ्लाई आ गई। सो कभी आप लोगों ने ध्यान से देखे कि जो बटरफ्लाई होती है इसकी फीडिंग ट्यूब बहुत बड़ी होती है, और ये जो लंबी होती है, ये जो फीडिंग ट्यूब लंबी होती है, इससे वो फ्लावर्स के बीच में जो नेक्टर क्या जूस होता है फ्लावर के बीच में, नेक्टर में को सक करने के लिए वो अपनी फीडिंग ट्यूब से सक करती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स हाइड्रा। हाइड्रा है, हाइड्रा की मैं आपको पिक दिखाती हूँ, ये जो लगी हुई है छोटी सी साथ में, ये देखो, ये हाइड्रा की पिक है। हाइड्रा के आप देखो बहुत सारे टेंटेकल्स हैं, ये जिससे वो अपने शिकार को जो उसने खाना होता है उसको वो कैच करती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कम स्पाइडर। स्पाइडर का क्या करता है? स्पाइडर आपने देखा, आपकी मम्मी भी घर में बोलते होंगे कि जाला लग गया है, वेब लग गया है, यू नो ना। स्पाइडर क्या करता है? जाले लगाता है। तो वो जाला कहाँ लगाता है? अपने जहाँ पे उसको दिख रहा होता है ना कि उसका शिकार है, उसके आसपास वो जाला बुन लेता है, वेब बना देता है, और ताकि वो अपने प्रे को आराम से खा सके, राइट। करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, स्टारफिश। पिक बनी हुई है स्टारफिश की, ये देखो, ये पिक है, स्टार की फॉर्म में है ना पूरा, जैसे आपको स्टार आप ड्रॉ करते हो अपनी नोटबुक्स में, वैसे ही स्टार है ना, ये स्टार फिश की पिक है। ये स्टार फिश जो पानी में मिलता है, फिश है, पानी में होती है। तो अब ये पानी में क्या करता है कि स्टार फिश फीड किसके ऊपर, एनिमल क्या चीज़ खाती है? स्टार फिश है, एक्वेटिक एनिमल है, तो उसने क्या करना है, उसने सारे एनिमल्स जो पानी के बीच में रहते हैं उनमें से किसी को खाना है। अब जो शेल्स की, आपको पता है, आपने शेल्स देखे, शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उन हार्ड शेल्स के अंदर सॉफ्ट से एनिमल्स होते हैं।
ये जो स्टारफिश ने है वो उन एनिमल्स को खाती है। अब ये है कि अब वो कैसे खाएगी वो डिस्कस करते हैं। स्टारफिश ने क्या करना है, पहले वो हार्ड शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है उसको उसने पकड़ना है, फिर उसने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में वो अपना जो स्टमक है मीन्स जो उसका जो पेट है वो मुंह से बाहर निकाल लेती है। उसमें एक ये कैलिबर है कि वो अपना स्टमक मुंह से बाहर निकाल लेते हैं और उससे वो जो उस शेल हार्ड शेल के बीच में जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको वो इनगल्फ कर लेती है, अपने पेट में मतलब सक कर लेती है, उसमें से ले लेती है, अपने पेट में ले लेती है और पेट में से फिर वो उसकी बॉडी में चला जाता है और वो धीरे धीरे फूड जो है उसका जो उसने एनिमल है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है, राइट। सो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. After opening the shell, the starfish pops out of its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the body is slowly and the food is slowly digested. ठीक है बच्चे, ये था स्टारफिश के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमने उसमें देखा था ना कि जो खाने में ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे को डाइजेस्ट करने ह्यूमन बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता, ब्रेक डाउन होते हैं वो सिंपल फॉर्म्स में जिसमें हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं डाइजेशन। ये हमने डिस्कस किया है अभी। सो अब वी विल डिस्कस फर्दर कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसका वो डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। जौन से ऑर्गन्स उस चीज़ खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो सारे वी विल डिस्कस इन दिस। सो एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो हमारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स जो इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो उनमें सबसे पहला ऑर्गन है बकल कैविटी। बकल कैविटी बेसिकली हमारा माउथ होता है। माउथ के अंदर हमारी 2-3 चीज़ें आएंगी, ये हम लोग लेटर ऑन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकेंड चीज़ फूड पाइप आती है। फूड पाइप को हम ऑइसोफेगस भी बोलते हैं। देयर आर 2 नेम्स, फूड पाइप और ऑइसोफेगस। थर्ड इज स्टमक जिसमें हमारा खाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम में हमारा ख़त्म हो जाता है, और एनस। सो दीज आर द 6 ऑर्गन्स विच आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये सारी हमारे ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन इसकी सारे ऑर्गन्स की हम लेटर ऑन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिकली आपको एक स्केच दिखा रही हूँ। ये देखो, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, ये पिक्चर है ह्यूमन बॉडी की कि हमारे खाना कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। सो अगर आप देखो इस पिक को केयरफुली, तो ये देखो, ये हमारा माउथ है या बकल कैविटी है। इसमें सैलिवरी ग्लैंड भी होते हैं, इसमें टीथ भी होते हैं, टंग भी होती है। तो ये सारे हमारी बकल कैविटी के पार्ट्स हैं। तो खाना हमारा ये मुंह में जाता है, यहाँ से हमारा एक पाइप के थ्रू खाना नीचे स्टमक में जाता है। ये जो पाइप है इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और या ऑइसोफेगस भी बोलते हैं। ये जो हमारा ये पाइप है बेसिकली ये कनेक्ट करती है हमारी स्टमक को और हमारे माउथ को, बकल कैविटी को और स्टमक को ये कनेक्ट करती है, जिससे हमारा बकल कैविटी से खाना इस पाइप के थ्रू हमारा स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक जो है ये हमारे इसमें स्टमक में हमारा जो खाना जो भी हम खाते हैं इसको ब्रेक डाउन होता है और ये सिंपल फॉर्म में होता है, ताकि सो डेट वी आवर बॉडी कैन ईजिली डाइजेस्ट। ये उसको उस फॉर्म में बनाता है, उस फॉर्म में कर देता है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है। सो ये देखो, साथ में लीवर, ये लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है।
जो लीवर है वो क्या करता है, ये जूसेस को सिक्रीट करता है, राइट। और जो ये जूसेस को सिक्रीट करता है लीवर, ये सारे गॉल ब्लैडर में जाके हमारे स्टोर हो जाते हैं, राइट। ये जो हमारे एज एन रिक्वायर्ड जो हमारा गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ये अपने जूसेस ट्रांसपोर्ट करता रहता है स्टमक में, सो दैट अवर फूड इज इजीली डाइजेस्टेड। फिर इसके पैनक्रियास का भी यही इसमें यही रोल है। इसके बाद में स्टमक से हमारा खाना जब हमारा पूरा डाइजेस्ट हो गया, ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये सीधा कहाँ जाता है, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हमारा और यूज़फुल एंड इन सिंपल फॉर्म्स में और हमारा अच्छे से ये हमारा ब्रेक डाउन होता है और यूटिलाइज होता है। इसके बाद में जो हमारे बॉडी में जो तो इसके हमारे यूज़फुल टू फॉर अवर बॉडी, जो उसने जूसेस सिक्रीट किए या फूड जो हमारा यूज़फुल है बॉडी के लिए, वो सारा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो उसमें एक्स्ट्रा वेस्ट भी होता है, जो बॉडी वेस्ट है, जो विच इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अवर बॉडी, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा यहाँ ये रेक्टम से होता एनस से हमारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो ये बेसिकली बेटा आपकी मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको एक सिंपल सी आपको ओवरव्यू दिया है। बाकी ये डिटेल में सारा हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स में। आगे जो जैसे जैसे हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वैसे वैसे इस चैप्टर को में डिटेल्स में आएगा। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है वो आती है माउथ एंड बकल कैविटी। सो हम सबसे पहला पार्ट उसका बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी डिस्कस करते हैं। खाना, ह्यूमन बीइंग्स खाना कैसे खाते हैं? आप खाना खाते हो, कैसे खाते हो? सबसे सीधा आपके टमी में तो नहीं, स्टमक में तो नहीं चला जाता ना, आप उसको मुंह में डालते हो। सो फर्स्ट सबसे पहला ऑर्गन कौन सा हमारा इन्वॉल्व होता है खाना खाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए? वो हमारा माउथ यूज़ होता है। ह्यूमन बॉडी में क्या यूज़ होता है? वो माउथ यूज़ होता है। अब माउथ में आप देखो, माउथ में बहुत सारी चीज़ें अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे माउथ में हमारी आपकी टंग है, टीथ है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। इन सब चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना यूज़ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आप खाना मुंह में डालते हो उस खाने को च्यू करने का और उसको आगे फूड पाइप तक भेजने के लिए इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो एक प्रोसेस हमारा यूज़ होता है जिस प्रोसेस से हम खाना अपनी बॉडी को में लेते हैं, दैट इज़ नोन एज इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज टर्म्ड एज इंजेशन, ठीक है। इन ह्यूमंस इंजेशन टेक प्लेस थ्रू माउथ। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एक माउथ हमारा सबसे पहला ऑर्गन है जिसमें सबसे पहले हम मुंह में खाना डालते हैं और वो खाना च्यू होने के बाद में फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, ठीक है। कैविटी के बीच में जो है वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कौन सी हम डिस्कस कर रहे हैं? टंग। टंग क्या आप लोगों बच्चों को टंग तो पता है ना? आपकी टंग क्या, आपकी टंग जो है मुंह में है ना, माउथ में। तो ये जो टंग है, ये देखो पिक्चर भी लगी हुई है, मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है इसकी। ये देखो, ये जो टंग है ये बकल कैविटी के बिल्कुल एंड में, फ्लोर पे बिल्कुल नीचे एंड में अटैच हुई होती है। आप अपना मुंह खोल के देखो, बिल्कुल एंड से आपकी टंग आती है, ठीक है। ये टंग जो है इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। आप देखो, जब आप कभी खाना खाते हो तो आपको पता चल जाता है ना, खाना जो है जो आपने खाया है मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, वो कैसे पता चलता है? एक सिर्फ आपकी टंग से ही पता चलता है ना आपको कि आपका खाना जो आपने खाया वो कैसा है, स्पाइसी है, या इट्स स्वीट, और इट्स सोर, और इट्स टेस्टी, और इट्स सॉल्टी, हाउ इट इज़। वो आपको टेस्ट कैसे पता चलता है?
ये टेस्ट बड्स है हमारी टंग के अंदर। मैं आज आपको ये देखो जो ये पिक है राइट पे हमने लगी हुई ये वाली, इस पिक के थ्रू समझाऊंगी। आज जब आप खाना खाओगे, जब आपकी मम्मा आपको खाना देंगे, तब आप खाना खा के देखना। आप ये जो आपको चीज़ें मैं बता रही हूँ, सारे टेस्ट बड्स, इनको ऑब्जर्व करना कि क्या आपको पता चल रहा है या नहीं। आप देखो, जो आपका बिल्कुल टिप होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट टंग की, वो उस पे आपका स्वीटनेस पता चलता है कि खाना मीठा है या नहीं। ठीक है ना, जैसे आप मिठाई खाते हो, आइसक्रीम्स खाते हो, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीते हो, शेक्स पीते हो या स्वीट्स खाते हो, व्हाटएवर जो भी आप खाते हो, तो मीठे का कहाँ से पता चलता है। आप एकदम अपनी टिप पे लगा के देखोगे, टिप से थोड़ा सा साइड्स पे ये देखो, जैसे दोनों साइड्स, नॉट ऑन वन साइड बट ऑन बोथ साइड्स, आपको पता चलेगा सॉल्टी है या नहीं, नमकीन है या नहीं। ठीक है। और ये वाली जो ग्लैंड्स है टेस्ट बड साइड पे, टंग के थोड़ा सा आगे जाओगे साइड्स पे, आपको खटास पता चलेगी, सोरनेस पता चलेगी कि ये चीज़ खट्टी है या नहीं। ठीक है ना, आपने कोई चीज़ खट्टी खानी होती है, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, ऑरेंजेस खाते हो, वो खट्टे होते हैं, या ये मौसमी खाते हो, ग्रेप फ्रूट यू कैन से, आप ये फ्रूट्स खाते हो जो खट्टे हैं, तो खटास कहाँ से पता चलती है, हमारी साइड्स पे, टेस्ट बड्स टंग की साइड पे होती है। और बिल्कुल पीछे आपको पता चलता है बिटर, कड़वा, कड़वा वो तीखा, वो आपको बिल्कुल पीछे से पता चलता है, बिल्कुल एंड में। अगर आप देखो, अब ये है कि हम जब खाना खाते हैं, पर हमारे खाने को हम खाते हैं तो ये तो नहीं है ना कि इस जगह पे लगा के देखोगे तो पता चलेगा। आप खाना खाते हो तो आपकी जो टंग है वो पूरी रोटेट होती है, सारी साइड्स को रोटेट होती है, तो इसलिए आपको सारे टेस्ट आते हैं, मिठास का भी, मीठा भी, स्वीटनेस, सोरनेस, सॉल्टीनेस, बिटरनेस, सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो ये जो जितने हमारे टेस्ट बड्स हैं टंग पे, ये हमें बताते हैं पर्टिकुलर टेस्ट कैसा है खाने का, कैसा नहीं। सो आज का होमवर्क आपका क्या है, व्हेन यू विल हैव योर फूड और यू विल हैव योर स्नैक्स, देन you have to see कि you have to identify the taste buds in your tongue। अपनी टंग में आपने अपने टेस्ट बड्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। आप खा के देखना, फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सच में ये आपको पता चलता है ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है या नहीं। ठीक है। सो ये जितने हमारे ये 4 टेस्ट बड्स है, ये अलग अलग टेस्ट बड्स आपको डिटेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर खाना आपका कैसा है कैसा नहीं। ना कम्स द फंक्शंस ऑफ टंग। फंक्शंस क्या है टंग के, अब आई थिंक सो ये तो सबको पता ही होगा ना, जो टंग के फंक्शंस का है, इसको आपको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको जब आप करोगे, आप बड़े इजीली आप अपनी जो आप डेली में आप टंग कैसे यूज़ होती है, टंग में देखो, आप खाना मुंह में डालते हो, आपके मुंह में हमेशा ही ल्यूब्रिकेशन होती है, गिल्लापन होता है, तो वो क्या होता है, वो जो गीला जो सैलिवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है, जिसके कारण आपका फूड आप इजीली च्यू कर सकते हो। ठीक है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सैलिवा विद फूड। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। फूड आप निगारते हो, अंदर स्वेलो करते हो, तो वो स्वेलो करने के लिए आपकी टंग हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वो आपका टेस्ट बताती है टंग। अभी हमने टेस्ट बड्स डिस्कस किया ना, तो वो टेस्ट बड से आपको टेस्ट पता चलता है कैसा है आपका खाना। एक आपका टंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका बोलने में। आप देखो, जब आप बोलते हो तो आपकी टंग भी वैसे ही रोटेट करती है। अगर आपकी टंग नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टॉकिंग। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टंग। अब हम सेकेंड बकल कैविटी, अब देखो आपके माउथ में सुंदर सुंदर टीथ लगे हुए हैं ना, तो आपको वो टीथ जो है वो क्या काम करते हैं, क्या हम टीथ की पूरी पहले देखते हैं टीथ है क्या। इन ह्यूमंस टीथ ग्रोथ ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। 2 बार दांत आते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। एक तो जब आप छोटे बच्चे होते हो तब आते हैं, एक जब आप
फिर आपके मिल्क टीथ कहते हैं हम उनको। जब वो मिल्क टीथ्स आपके टूट जाते हैं तो आपके परमानेंट टीथ्स आते हैं। ठीक है, तो अब वो डिस्कस करते हैं मिल्क टीथ क्या है। मिल्क टीथ फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ दैट अपीयर ड्यूरिंग इन्फेंसी। मिल्क टीथ जो आपके आते हैं जब बच्चा छोटा होता है तब आपके उसके 20 टीथ्स आते हैं, सारे टीथ्स नहीं आते, ध्यान रखना है इस बात को, सिर्फ 20 टीथ्स आते हैं। और वो टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ्स होते हैं। तभी कहते हैं कि जो मिल्क टीथ्स बच्चों के होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। वो 20 होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और वो ये ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस है कि एट द एज ऑफ 10 और 12 ईयर्स वो टीथ सारे आपके टूट जाते हैं और आपके परमानेंट टीथ्स आते हैं, राइट। सो अगर आपने ये जो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टीथ ह्यूमन बॉडी की लाइफ में कितनी बार आते हैं, तो यू हैव टू गिव द आंसर 2 टाइम्स। एक बार इन्फेंसी में आते हैं, 20 टीथ्स आते हैं, राइट। नंबर आपको लिखना पड़ेगा, 20 टीथ्स हैं। और उसके बाद में परमानेंट टीथ्स आते हैं जो आपके 32 होते हैं। परमानेंट टीथ्स अब आप डिस्कस करते हैं। परमानेंट टीथ्स जब वो आपके मिल्क टीथ्स टूट जाते हैं, आफ्टर द फॉल ऑफ मिल्क टीथ्स अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ्स इज फॉर्म्ड। इट लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एक जो हमारे पहले मिल्क टीथ्स होते हैं वो तो 10-12 ईयर्स तक की एज के लिए रहते हैं, उसके बाद में वो टूट जाते हैं और फिर हमारे और टीथ्स आते हैं। जो हमारे और टीथ्स आते हैं वो सारे परमानेंट टीथ्स होते हैं, वो हमारे 32 होते हैं टोटल, और पूरी ज़िंदगी वही रहेंगे। अगर वो टूट गए तो वो टूट गए, ठीक है। अगर आपने स्वीट्स खा के या कुछ खा के अगर आपने अपनी टीथ्स ख़राब कर लिए, कैविटी लगी, कुछ हो गया, डैमेज हो गया टीथ्स को, तो वो टीथ्स दोबारा नहीं आएंगे, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं परमानेंट टीथ्स जो हैं हमारे, वो उनके बारे में, टाइप्स। सो परमानेंट टीथ्स, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आप ऑब्जर्व भी करना, हमारे 2 जॉज होते हैं, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, ठीक है। अपर जॉ और लोअर जॉ में एक जितने टीथ्स होते हैं, मीन्स दोनों जॉज में जब 32 टोटल हैं तो दोनों जॉज में इक्वल बराबर टीथ्स होते हैं। मीन्स 16 अपर जॉ में टीथ्स होते हैं और 16 लोअर जॉ में टीथ्स होते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी इंसीजर्स की बारी। इंसीजर्स क्या होते हैं, वो 4 होते हैं, 4 टीथ्स होते हैं जो अपर और लोअर जॉ दोनों में होते हैं। मीन्स 4 + 4 8 होते हैं, राइट। मैं पूरे में आपको एक जॉ की बता रही हूँ, तो दूसरे का आपको पता है कि वो सेम ही दूसरे में भी होंगे। अब इंसीजर्स क्या होता है, जो आपके फ्रंट के 4 दांत होते हैं ना, उनको हम इंसीजर्स कहते हैं। और ये क्या किस काम के लिए आते हैं, कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए। अब देखो, आपने फ्रूट खाना है तो आप फ्रंट वाले टीथ से ही आप कट करते हो, फ्रंट से ही कट करते हो ना। या आपने स्वीट्स खानी, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, आपने वो उसी फ्रंट वाले से, चॉकलेट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आप फ्रंट टीथ से काटोगे, इंसीजर से कट करते हैं। देन कम्स केनाइन्स। केनाइन्स जो हैं वो इंसीजर्स के बाद में आते हैं। इंसीजर्स के साथ में दोनों साइड, अपर जॉ पे भी 2, लोअर जॉ पे भी 2, इंसीजर्स के आसपास एक एक दांत होता है आपका, जिससे आप खाना, इट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड, खाने को टीयर करने के लिए काम आते हैं। देन उसके बाद में, कैनाइन्स के बाद में आपके प्री मोलर्स होते हैं, 4 इन ईच जॉ। मीन्स एक कैनाइन के बाद में 4 लेफ्ट साइड पे, 4 जॉ, सॉरी 2 प्री मोलर्स एक में होते हैं, 2 प्री मोलर्स लेफ्ट साइड पे, 2 प्री मोलर्स राइट साइड पे। और ऐसे ही आपके लोअर जॉ पे भी होते हैं, अपर जॉ लोअर दोनों में। इनका क्या काम है, ये हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, खाने को च्यू और ग्राइंड करने में, बाइट्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन कम्स मोलर्स, ये प्री मोलर्स है। मोलर्स, मोलर्स 6 इन ईच जॉ, 3 लेफ्ट साइड पे, 3 राइट साइड पे, 6 हो गए। ऐसे ही लोअर जॉ पे 3 लेफ्ट साइड पे, 3 राइट साइड पे। इनका भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग का काम होता है। तो आप बोलोगे प्री मोलर और मोलर में फ़र्क क्या है। प्री मोलर और मोलर में फ़र्क सिर्फ साइज़ का है। मोलर्स बड़े होते हैं और प्री मोलर्स थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम इस मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसमें आप देखो, आप अपने माउथ में आपके जो टीथ है उनसे देखो, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, आगे वाले 4 दांत जो होते हैं वो हमारे इंसीजर्स होते हैं, ये चारों इंसीजर्स हैं, ये और ये कैनाइन्स हैं।
उसके बाद में 2 इधर और 2 इधर, ये हमारे प्रीमोलर है, और 3 इधर और 3 इधर, ये हमारे मोलर्स है। ये एक जॉ की पिक है, ऐसे ही आपको दूसरे जॉ में भी होता है। ठीक है, अब देखो, आप अभी बच्चे हो, आपको क्यों कहते हैं कि स्वीट्स ज़्यादा मत खाओ, अगर आप खा रहे हो तो आप ब्रशिंग वगैरह प्रॉपर करो, दांत साफ रखो। वाई इज़ इट सो? क्योंकि इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग इन आवर माउथ। अगर हमने जो खाना खाया है, खाना खाने के बाद में अगर हम अपना साफ मुंह नहीं करते हैं, टीथ अपने साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, खाना जब अंदर है तो बैक्टीरिया को तो चीज़ मिल जाएगी ना जिंदा रहने के लिए, तो वो कितने सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर ग्रो करने लग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब भी आप कुछ खाओ पियो, एवरी टाइम ब्रशिंग इज नॉट रिकमेंडेड, यू शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। हर बार ब्रशिंग रिकमेंड नहीं की जाती है, बट यू शुड रिंस योर माउथ। आप अपने मुंह को एक बार साफ पानी से 1-2 बार खाना खाने के बाद में, कुछ भी खाने के बाद में रिंस करो। ठीक है, आप जो अगर आप नहीं करते हो तो बैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में घुस ही गया है ना। फिर दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। हमारे मुंह में जो खाना बच जाता है उसमें से वो उनको जो उनकी शुगर उसके बीच में प्रेजेंट होती है, उस शुगर को तोड़ना शुरू कर देता है और वो एसिड रिलीज करने शुरू कर देता है। वो एसिड से हमारे दांत खराब होते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज टूथ डिके। इस फिनोमिना को हम टूथ डिके कहते हैं। तभी हमारे दांत, हम कहते हैं ना हमारे दांत सड़ गए, इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को, भैया आप ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट मिठाइयाँ मत खाओ, इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। अगर आपने खाना पीना है तो खाओ पियो, वंस अ वाइल आपका मन करता है, बट आप रिंस ज़रूर करो अपने माउथ को। सो अगर इफ़ टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, इट मे लीड टू टूथ लॉस। अगर आपका दांत, मान लो अगर आपका दांत खराब हो रहा है, अगर उसको टाइमली आप उसको नहीं ट्रीट करवाते, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो, तो क्या होता है, वो दांत आपका ज़्यादा खराब होके आपको ये वो टीथ की एक्सट्रैक्शन भी करनी पड़ सकती है। राइट, आपने जब कुछ भी मीठा खाना है तो आपने रिंस ज़रूर करना है और 2 बार ब्रशिंग ज़रूर करनी है। अब है हम प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ अ डे, प्रॉपर ब्रशिंग करो हर रोज़, दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर करनी चाहिए, आपके टीथ ठीक रहेंगे। वॉशिंग योर माउथ थरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील, वही मैंने आपको बताया, कुछ भी आप खाते हो आप एक बार मुंह को अपने साफ़ करो, रिंस ज़रूर करो। देन ईटिंग सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। गाजर मूली खानी बहुत अच्छी है। गाजर मूली जो है सेल्फ क्लीनिंग फूड्स है, वो आपके मुंह को अपने आप साफ करते हैं। देन अवॉइड ईटिंग ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। उन स्वीट्स चॉकलेट्स को कम खाओ, अवॉइड करो जितना कर सकते हो, ताकि आपके दांत जरूर टाइम से पहले ख़राब ना हो। ठीक है बच्चों, इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों की एज ऐसी है जब आप लोगों को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, मिठाइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ब्रशिंग आपको अच्छी नहीं लगती बच्चों को इस एज में। सो खाओ जो मर्जी, बट ब्रशिंग भी करो। अगर ब्रशिंग जो आपने 2 बार करनी है, और उसके बाद कुछ भी खाते हो उसके बाद में उसको मुंह को, माउथ को अपने को क्लीन ज़रूर करो, रिंस ज़रूर करो। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, ये थर्ड जो बकल कैविटी का पार्ट है वो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या है, दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड सैलिविया। जो हमारे मुंह में गीलापन रहता है ना, तो वो सैलिविया के कारण रहता है। वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज करते हैं, जिससे हमारा मुंह में गीलापन आता है। सैलिवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी एंड मेक स्वेलिंग ऑफ फूड ईजियर। आप जो खाना खाते हो उसको, एक तो उसको गीला करता है, चबाने में हेल्पफुल होता है, और दूसरा वो उसको स्लिपरी बना देता है, लुब्रिकेट कर देता है, ताकि वो इजीली आपके फूड पाइप से वो स्टमक में चला जाए। ठीक है, अदरवाइज़ वो आपका, अगर आप उसको प्रॉपर च्यू नहीं करोगे, प्रॉपर वेट नहीं होगा, तो वो आपको स्वेलो करने में काफ़ी दिक्कत आएगी।
देन कम्स ये जो आपके सलेवरी ग्लैंड्स हैं, इसमें आपकी स्टार्च जो है शुगर में ब्रेक डाउन हो जाती है, सो दैट इट इज़ इजीली डाइजेस्टेड इन योर स्टमक, ताकि वो आराम से आपकी डाइजेस्ट हो जाए स्टमक में, उसका प्रोसेस को ये स्टार्ट कर देता है आपके माउथ में। ओके, आज अभी हम डिस्कस करके हटे हैं आपका बकल कैविटी। अब हम डिस्कस करेंगे फूड पाइप, या इसका एक और नाम है ओइसोफेगस। ठीक है बच्चे, मतलब फूड पाइप के दो नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स MCQ आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि अनदर नेम ऑफ फूड पाइप, सो आपको पता होना चाहिए ओइसोफेगस उसका दूसरा नाम। तो अब देखो, बकल कैविटी में क्या आपका फर्स्ट ऑर्गन है जब ह्यूमन बॉडी फूड इनटेक करती है, राइट। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हम अपने मुंह में डालते हैं, माउथ से खाते हैं। जब मुंह का बकल कैविटी का सारा प्रोसेस हो गया, वो च्यू हो गया, हमने उसको च्यू कर लिया, उसके बाद में उसने आगे हाँ स्वेलो करना है हमने। माउथ से जब स्वेलो होगा तो वो सीधा ही स्टमक में तो नहीं पहुंचेगा, बट स्टमक तक पहुंचने के लिए माउथ से लेके स्टमक तक हमारे काफ़ी डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस एक पैसेज के थ्रू खाना जाता है माउथ से स्टमक में। उस पैसेज का नाम क्या है? दैट इज़ फूड पाइप, और वी कैन से ओइसोफेगस, राइट। सो फूड पाइप कुछ और नहीं करती, सिर्फ आपके खाने को माउथ से लेके वो स्टमक तक लेके जाती है। जो आप खाना च्यू करते हो, खाते हो, और आपके सैलिवरी ग्लैंड्स के हेल्प से, आप जो सैलिविया जो उसमें माउथ में प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से आप अच्छे से आप उसको च्यू कर लेते हो और उसको वो स्वेलो करने में हेल्प करता है। वो सारा खाना हमारा अंदर स्टमक में जाता है फूड पाइप के थ्रू। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, फूड पार्टिकल बहुत बड़ा साइज़ का होता है या बहुत छोटा साइज़ का होता है। उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फूड पार्टिकल योर फूड पाइप एक्सटेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। आपकी फूड पाइप बड़ी चौड़ी हो जाती है या वो श्रिंक कर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फूड पार्टिकल, साइज ऑफ द फूड पार्टिकल यू आर ईटिंग। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब भी आपने खाना खाना है उसको प्रॉपरली च्यू करो, फिर उसको खाओ। उसको ऐसे ही मत अंदर लेके जाओ, अदरवाइज फूड पाइप में वो स्टमक तक पहुंचने के लिए वो आपको कोई दिक्कत क्रिएट कर सकता है, राइट। ये आपकी फूड पाइप जो है वो अकॉर्डिंग टू द फूड पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, वो आपका एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, श्रिंक होता है मीन्स बड़ा होता है या छोटा होता है। वो इसीलिए होता है ताकि आपका फूड की मूवमेंट इजीली स्टमक तक हो जाए, माउथ से लेके स्टमक तक, राइट। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड पाइप। आगे चलते हैं। और कफ, हिकअप्स और कफ क्या होता है? हिकअप्स हिचकी, कफ खांसी। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स व्हेन while eating you may cough or get hiccups or a choking sensation. समटाइम्स कई बार क्या होता है जब आप खाते हो आपको खांसी आने लग जाती है या आपको हिचकी आने लग जाती है या आपको करना पड़ता है ना, हमारे गले में थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, चोकिंग सी सेंसेशन हमारे गले में लगता है। सो उस केस में क्या होता है, ये कब होता है? कई बार क्या होता है जब आप खाना खाते हुए आप बोलते हो, आपको नॉर्मल हम लोग इसीलिए कहते हैं ना कि खाना खाते हुए चुप करके खाना खाओ। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, इवन दो हम कोई बात कर रहे होते हैं, बात करते करते अगर हम खाना खाते हैं तो खाना गलती से फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है। अब देखो, आप कभी अपना माउथ देखो खोल के अच्छे से ध्यान से मिरर में देखो तो आपको एंड में 2 होल्स नजर आएंगे, गले बड़े बड़े आपके उसमें मुंह में। वो जो 2 होल्स हैं वो बेसिकली एक विंड पाइप का है और एक फूड पाइप का है। विंड पाइप और फूड पाइप मीन्स एक से खाना जाता है स्टमक में और एक से आपकी जो आप एयर ऑक्सीजन इनहेल करते हो और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो वो लंग्स तक कैसे आती जाती है, वो विंड पाइप के थ्रू जाती है।
सो देखा जाए तो ये है, तो इसका जगह तो एक ही जगह से शुरू हो रही है ना, माउथ के अंदर से ही शुरू हो रही है आपकी फूड पाइप और विंड पाइप। सो समटाइम्स अगर आप खाना खाते हुए बोलते हो या कुछ कर रहे हो, आपका खाना जो है विंड पाइप में चला जाता है, उसके कारण आपको हिचकी या खांसी या चोकिंग सेंसेशन आपको फील होती है। ठीक है, पर और क्योंकि इसमें आपका जो आप खाना खा रहे हो और जो आप फूड खा रहे हो या जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, वो सारे का पैसेज तो एक ही है, आपका माउथ के अंदर ही है ना आपकी वो पाइप्स दोनों। तो क्या होता है, जब आप नॉर्मली व्हाट हैपन्स व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं तब हम सांस नहीं लेते हैं, तो एक फ्लैप लाइक वॉल्स होते हैं, ये जो लेटर ऑन आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारे फ्लैप लाइक वॉल्स होते हैं। तो अगर आप नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हम सांस नहीं लेते हैं, जिस टाइम हम च्यू कर रहे होते हैं उस टाइम हम कम, जब स्वेलो करना होता है तो हम कम, नॉर्मली हम लोग उस टाइम सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा एक वॉल खुला होता है और एक वॉल बंद। ऑटोमेटिकली ये गॉड गिफ्ट है कि हमारा जो फूड पाइप का वॉल खुल जाता है और विंड पाइप का बंद हो जाता है। बट समटाइम्स क्या व्हाट हैपन्स, अब बच्चे भी हैं, बच्चों को हम कितना बोलते हैं कि बेटा जब आप खाना खा रहे हो आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने कोई नहीं शरारत करनी है। बट इवन दो किड्स टू, आप लोग भी बहुत सारे करते होगे। और क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा बोलने खाने के वेले अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, उस कारण हमारा कई बार खाना विंड पाइप में चला जाता है। अगर तो देखो, अगर विंड पाइप में अभी मतलब ऊपर ही है, आगे भी गया ही है, फिर तो आप थोड़ा सा आप कफ करते हो, खांसी करते हो तो आपका खाना निकल जाता है। बट सम टाइम्स अगर आपका खाना ज़्यादा नीचे चला गया, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और समटाइम्स अ पर्सन में डाई। सो इसलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपने आज से क्या करना है, जब आप खाना खा रहे हो तो आपने चुप करके खाना खाना है, आपने बोलना नहीं है। फटाफट अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद में अपनी जितनी मर्जी बातें करो। ओके बच्चों, ठीक है। सो खाना खाते हुए बोलने के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दिस मे और मे नॉट हैपन। और एक कई बार हम लोग हंस रहे होते हैं, हंसते हंसते हम कुछ खा पी लेते हैं, तब भी ये चीज़ हो जाती है, तब भी वो विंड पाइप में जाने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, थर्ड ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। होता है स्टमक, पहले हम वो देखते हैं। स्टमक पेट को बोलते हैं हम। तो एक ये देखो, आपका जो स्टमक होता है ह्यूमन बॉडी में, वो एक जे शेप का होता है, एक बड़ा सा थिक वॉल्ड बैग टाइप होता है, और ये जे शेप का होता है, वो हमारा स्टमक होता है। स्टमक में हमारा खाना सारा जाता है। एक स्टमक मतलब बक्कल कैविटी से, माउथ से हमारा खाना जाता है, किसके थ्रू जाता है, वो हमने एलिमेंट्री कैनल के 2 पार्ट्स किए हैं ना, एक हमने बक्कल कैविटी माउथ किया है, माउथ के थ्रू जा रहा है। सेकंड कौन सा किया हमने, फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ रीच करेगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा स्टमक में। ठीक है। सो फूड पाइप जो है एक कनेक्टिंग पाइप है, वो माउथ से लेके हमारी स्टमक तक की, कि माउथ से खाना हमने अंदर गया है, हमारे अंदर गया है, और वहाँ से हमारा स्टमक पे तक पहुँचने के लिए एक कैनल चाहिए, एक पाथ चाहिए, उसको रास्ता चाहिए जाने के लिए। उस रास्ते का नाम है ओएसोफेगस या फूड पाइप, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है। सो अब हमने डिस्कस क्या कर रहे हैं, अब हम स्टमक कर रहे हैं। सो स्टमक खाना हमारा जा रहा है फूड पाइप के थ्रू, उसमें जा रहा है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल दैट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एंड देन ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। आप आगे भी हमारे अभी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे रहते हैं। सो ये जो हमारा स्टमक है फूड पाइप से कनेक्टेड है ऊपर से, और नीचे से कनेक्टेड किसके साथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, राइट।
सो ये जो स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर एक ना लाइनिंग सी होती है, स्टमक के अंदर की बात कर रही हूँ, स्टमक के अंदर में एक लाइनिंग होती है जो जूसेस को सिक्रीट, जो चीज़ें सिक्रीट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है जी। जो ये HCl एसिड है, एसिड्स का तो सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी तक आपके लिए सिर्फ आप इतना ही पढ़ो कि वो HCl एसिड सिक्रीट करता है जो स्टमक के अंदर लाइनिंग है, एक म्यूकस सिक्रीट करता है और एक हमारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। राइट। म्यूकस क्या करता है, जो अंदर पेट के अंदर हमारे जो इनर लाइनिंग लगी हुई है, जो हमारे को सारी चीज़ों से स्टमक को बचा के रखता है। अगर कोई फूड ऐसा आ गया जो स्टमक के साथ चिपक जाएगा, स्टिकी टाइप का होगा, जैसे चीज़ आप खाते हो वो स्टिकी टाइप का होता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है स्टिकी होती है, तो म्यूकस उसको हेल्प करता है कि वो स्टमक के साथ चिपके नहीं, क्योंकि अगर वो स्टमक के साथ वो चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा, तो उस केस में आपके स्टमक में बहुत सारे डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे। राइट। सो म्यूकस इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। नेक्स्ट इज, हमने दूसरी चीज़ कौन सी पढ़ी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl एक ऐसा होता है जिसके साथ मैंने बैक्टीरिया को, ये हमारे, हम जब खाना खाते हैं, खाने के साथ बैक्टीरिया, कई बार हम बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो हाथ हमारे जर्म्स में, हमारे हैंड्स में जो जर्म्स लगे हुए हैं, जो बैक्टीरिया लगा हुआ है, वो खाने के साथ हमारे टमी में, स्टमक में चला जाता है। सो HCl काफ़ी बैक्टीरिया को मार देते हैं। वो एक ऐसा मीडियम है जिससे हमारे स्टमक में वो एसिडिटी इंक्रीज कर देता है, एसिडिक बना देता है। राइट। और इससे हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उस हिसाब से एक्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या हमने मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब देखो, आप कई बार आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं एसिडिटी होगी जे, है कि एसिडिटी होगी है। अब क्या, अगर हम बहुत देर प्रोलॉन्ग्ड हम एम्प्टी स्टमक रहेंगे, हमें भूख लगी हुई है और हम खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे को एसिड तो HCl तो बनता रहेगा ना पेट में, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो बनता रहेगा। जब वो बनता रहेगा, जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ मिक्स होके वो अदर पार्ट्स में वो डाइजेशन होती है, और वो जो वेस्ट होता है वो सिक्रीट भी हो जाता है, निकल भी जाता है हमारी बॉडी से। राइट। हम एक्सक्रीट कर देते हैं। बट अब देखो, जो आप, अगर आप बहुत देर एम्प्टी स्टमक रहते हैं, अगर आप बहुत देर खाना नहीं खाते हो, तो बट एसिड तो हमारी बॉडी में बन रहा है ना, HCl तो बन ही रहा है, एसिड हमारी बॉडी में बन रहा है, उसके कारण क्या होता है, हमारे को एसिडिटी हो जाती है। तो वो एसिडिटी से अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वी टेक इनो, हमें कोई बेसिक चीज़ लेनी पड़ती है, बेस वाली। वो ये आप सब कुछ अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। एसिडिटी बेस का, एसिड बेस का चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो हम इनो लेते हैं वो बेस इन नेचर है, तो वो आपकी एसिड को, जो आपके पेट में ऐसा आपको एसिडिटी हो गई है, वो आपको ठीक करता है। राइट। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, व्हाट दे डू, डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल है, डाइजेस्टिव जूसेस दे ब्रेक डाउन सब प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी हमने प्रोटीन्स हमने इनटेक किए हैं, उन सबको वो सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन करता है, सो डैट दिस इज इजीली टू बी यूटिलाइज्ड बाय इन द फॉर्म दैट इज इजीली यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। उस फॉर्म में कर देते हैं जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको इजीली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ओके बच्चे, स्टमक क्लियर हो गया। हम स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे। हमने पुराने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अप टू स्टमक। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमने क्या डिस्कस करना है वो देख, जो है आपका स्टमक के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स बेसिकली, अगर आपने कभी ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हो तो उसमें उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें एक ना छोटी ना नूडल्स टाइप वो बहुत लगी होती है, हमारी कॉइल सी, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, जो हमारी फूड पाइप के साथ कनेक्ट होती है।
और वो जो आपकी वो जो नूडल्स टाइप कॉइल्ड ट्यूब सी होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन, डू यू नो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? ये बहुत लंबी होती है। एक नॉर्मल एडल्ट में ये 7.5 मीटर की होती है। आप खुद सोचो कितनी ज़्यादा लंबी होगी, और वो मतलब घूम घूम के वो ऐसे इतने छोटे से पोर्शन में हमारी आ जाती है, राइट। सो नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का व्हाट डज इट डू? वो करती क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो आपके लीवर है, पेनक्रियाज है, उनका जो वो जूसेस एक्सक्रीट करती हैं, वो जूसेस लेती हैं उनसे, लीवर और पेनक्रिया से, और कुछ खुद उसने स्मॉल इंटेस्टाइन ने जूसेस एक्सक्रीट करती हैं, वो सारे खुद के जूसेस भी होते हैं उसमें। मीन्स खुद के जूसेस भी होते हैं, और जो लीवर और पेनक्रिया से जो हमारे जूसेस सिक्रीट होते हैं वो भी सारे हमारे उसमें इकट्ठे होते हैं। नाउ कम्स लीवर। इस अभी हमने लीवर और पेनक्रियास की बात की, तो पहले लीवर और पेनक्रियास हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? दैट इज लिवर। कौन सा है सबसे बड़ा ग्लैंड? यू शुड नो, दैट इज लिवर। लिवर बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, जो आपके एब्डोमेन के अपर राइट पार्ट पे है। अपर राइट पार्ट पे एब्डोमेन के आपके रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है, दैट इज नोन एज अ लीवर। ठीक है। व्हाट लीवर डू? लीवर का क्या काम है? लीवर एक बाइल जूस को सिक्रीट करता है। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि लीवर के जूसेस सिक्रीट जो होते हैं, पैनक्रियास के जूसेस जो सिक्रीट होते हैं, और उसके अपने जूसेस जो सिक्रीट होते हैं, वो सारे के सारे इसमें होते हैं। ये इसके पास पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो एक बाइल जूस, ये आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि एक बाइल जूस है जो सिक्रीट करता है लीवर। लीवर कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और जो कहाँ पे स्टोर होता है? वो एक गॉल ब्लैडर, लीवर के साथ ही होता है हमारा बॉडी में गॉल ब्लैडर। वो उस गॉल ब्लैडर में वो जूस सारा का सारा एक सैक में स्टोर हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर क्या अपना आप स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर हमारा बाइल जूस से स्टोर करता है, राइट। नेक्स्ट कम्स बाइल जूस, जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि जिससे हमारे फैट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ये देखो, हमने हमारे जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो ऊपर डाइजेस्ट हो चुके हैं, अब फैट्स हमने डाइजेस्ट करने, तो बाइल जूस जो हमारा लीवर में बनता है और जो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसकी हेल्प से हमारे जो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फैट्स की डाइजेशन के लिए, राइट। तो ये तो था लीवर के बारे में। अगर आपको आ जाए समटाइम्स बाइल जूस के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो है लीवर में बनता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, दीज आर 3 पॉइंट्स यू शुड नो। देन कम्स पैनक्रियास। अब आती है बात पैनक्रियास की। पैनक्रियास के एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड सिचुएट लोकेटेड बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे एक क्रीम कलर का बहुत बड़ा सा ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज पैनक्रिया। पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ऊपर अपना काम करना शुरू करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो माउथ में हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, और फैट्स भी हमने अभी किए हैं हमारे लीवर में। लीवर काफ़ी रोल प्ले करता है, बाइल जूस से हमारे डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन्स भी हमने डिस्कस किए, बट फिर भी हमारा कुछ पार्ट जो है उसका उनका रह जाता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। सो उनको पैनक्रियाटिक जूस जो है सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, सो दैट दे आर इजीली डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है,
जो ग्लूकोज इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है वहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर शुगर्स नोन एज ग्लूकोज, और फैट्स जो है फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में, राइट। अब ये सारे हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो फिर ये सारे के सारे हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा खाना सारा डाइजेस्ट हो गया है, अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसने ब्लड वेसल्स में जाना है। ब्लड वेसल्स में वो कैसे जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाना है, वो जाता कैसे है, इंटेस्टाइन के थ्रू, इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू वो जाता है, जिसमें हमारे क्योंकि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने खाना खाया वो उसने डाइजेस्ट होने हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें सारे के सारे हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं वो ब्लड वेसल में गए कैसे। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बोला था कि ब्लड वेसल में वो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू जाते हैं, बट वो कैसे, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट गोज, वो कैसे जाता है। ठीक है ना, हर एक आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा, आपने बोल दिया कि ब्लड वेसल में वो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो भी है हमारे अल्टीमेटली तो ब्लड वेसल्स में जाएंगे, तभी हमारी जो है एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है ना, बट अब वो क्वेश्चन यही आता है कि वो कैसे जाएगी। सो मैं आपको वो बताती हूँ, जो न्यूट्रिएंट्स खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे निकले हैं उसमें से, वो हमने अब कैसे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड वेसल्स में, वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बॉडी में होते हैं, विलाई हमारी बॉडी में होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे होते हैं, और उनके थ्रू जो हमारा है न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं। अब विलाई, अब मैं आपको एक समझाती हूँ उसको। जैसे मान लो ये आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है, ये मान लो ये इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। तो अब ये जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बीच में हमारे विलाई लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारे विलाई बने होते हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो विलाई ऐसे ऐसे होंगे, तो ये देखो इनकी जगह ज़्यादा हो गई ना, ये देखो अगर ये ऐसे भी लगे हुए हैं तो कहाँ तो ये चीज़ हमारी सिर्फ ये इस रेक्टेंगल में जाना था ब्लू कलर में, अब वो इसमें इतनी जगह में जा रहे, तो उसको अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा जगह मिली, तो ये विलाय हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे जो होते हैं हमारे फिंगर्स में, इनमें कोई हड्डियाँ नहीं होती, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। इनमें ये जो है इनके बीच में हमारे ब्लड विलाई जो है वो हेल्प करती है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाए और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो जितने अच्छे से हमारे विलाई काम करेंगे उतने अच्छे से उतनी ज़्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली जितना बड़ा विलाई होगा उतना एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज़ होगा, और उससे हमारा जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हमने गेन किए वो के सारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे। ठीक है, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो हमने न्यूट्रिएंट सारी बॉडी में सर्कुलेट हुए हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले गए हैं, इनसे हमारी एनर्जी और ग्रोथ के लिए काम आते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलाइजेशन। ठीक है, अब आपको जैसे इसी स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ गए। एक एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आ गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, असिमिलाइजेशन क्या होती है, विलाय क्या होता है, विलाय क्या काम करता है, कैसे उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होता है। तो आपको ये मैंने जो बताया है ऐसे आपने बताना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, यू हैव टू नेम सच एज ग्लूकोज। फैट्स किस में चल जाते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स किस में जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा, इसको केयरफुली समझ लेना। मैंने वैसे कोशिश तो की है कि आपको मैं अच्छे से समझा दूँ, बट इवन दो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है
तो आप इसको फिर गो थ्रू हो और जब मर्जी आप पूछ सकते हो। सो नाउ कम्स लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में नेक्स्ट बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताया था कि वो शॉर्ट थिन जो होता है वो कॉइल टाइप होते हैं हमारी, और वो जैसे मैंने आपको बताया था कि नूडल्स टाइप आपकी बॉडी में होती है, और नॉर्मल एडल्ट की शेप बॉडी में वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, मीन्स वो काफ़ी लंबी होती है। बट एज कम्पेयर टू इट लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है। वो उसका रेडियस अगर आप देखो तो उसका रेडियस एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ा है, और वो वैसे उसका साइज जो है वो छोटा है। अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, व्हाट द लार्ज इंटेस्टाइन डज, उसका रोल क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपके जितने भी आपके वाटर और जो सॉल्ट्स होते हैं, जो आपका खाना देखो सारा का सारा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना बॉडी में, कुछ आपका रह जाता है, वो जो आपका रह जाता है उसमें से सारे सॉल्ट और जो उसमें से कुछ सॉल्ट और उसमें से पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपका बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको वो बॉडी वेस्ट होता है, वो बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो चीज़ है, वो जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में जाता है और वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फेसेस से वहाँ पे रहता है, ठीक है। फिर वो जो उसके जो फेशियल जो वो मैटर है, जो आपका सेमी सॉलिड फेसेस का जो मैटर है, वो मैटर को वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी रिमूव कर देती है, ठीक है। बट ये टाइम टू टाइम आपके अकॉर्डिंगली होता है, जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही वो बॉडी से निकलता रहता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। बच्चे, आपको मैंने पहले एक प्रोसेस करवाया था इंजेशन, इंजेशन INGESTION, इंजेशन, और अब मैंने करवाया इजेशन, EGESTION। इंजेशन और इजेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। इंजेशन से क्या, फूड अंदर लेना, माउथ से हम अंदर लेके जाते हैं फूड, जो उसको हम इंजेशन कहते हैं। इन मीन्स लेना, और इजेशन मीन्स रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो ये मैंने आपको सिंपल सी टिप बताई है कि कैसे आप रिकॉल कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो कि इंजेशन मीन्स फूड अंदर लेके जाना, इन करना, और इजेशन मीन्स वेस्ट बॉडी मटेरियल से, वेस्ट जो बॉडी मटेरियल में है उसको आप एक्सक्रीट करना, बॉडी में से निकालना, उसको इजेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होती है, वी हैव टू डिस्कस इट इन ना होगा। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं हमारे, काओ, बफलो, गोट, डियर, ये सारे हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स वही ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो ये बच्चे, काफ़ी बच्चों ने सुना होगा कि इन एनिमल्स के, काओ के जो है वो 4 स्टमक्स होते हैं। काओ इतनी बिग इन साइज होती है, काओ होगी, बफलो होगी, उनके 4 स्टमक्स होते हैं, या यू कैन से इन साइंटिफिक लैंग्वेज के स्टमक ऑफ दीज एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में वो डिवाइड हुए हुए हैं। उन चारों चैम्बर्स के क्या नाम है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबओमसम, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स हैं, आपको नाम पता होने चाहिए क्या क्या नाम है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ना अब ये क्या होता है, देखो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं, जब ये ग्रास खाती हैं तो ये फटाफट खा लेते हैं, और ये जो आपका ग्रास है सारा का सारा, ये जब जो खा लेते हैं, ये आपका फर्स्ट चैम्बर जो है स्टमक का, रूमन में जाके स्टोर हो जाता है,
द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन रूमन। फर्स्ट चैम्बर कौन सा है? रूमन है। तो जब वो ग्रास खाते हैं काऊ, तो वो सारा का सारा रूमन में चले जाता है। ये अब यहाँ पे क्या होता है, रूमन में जाके ये पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, फुली डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है, जिसको एक नाम दिया गया विच इज नोन एज कड, CUD, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। जब रूमन में जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कहते हैं? कड कहते हैं। ठीक है। Later, the cud returns to the mouth and animal chews it. This process is rumination and it takes place in ruminants, cow, goat. अब ये देखो क्या होता है, एक बार जब आपने कभी नोटिस किया हो, ये काउज हैं, बफलोज हैं, ये क्या करती हैं, एक बार जब ग्रास खाती हैं तो ये सीधा ये फटाफट उसको स्टमक में ले जाते हैं। वो जब स्टमक में लेके जाते हैं वो रूमन में जाता है, वहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट होता है और जिसको हम कड बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है बेटा, ये कड दोबारा जब वो वेली अलग बैठी होती हैं तो ये जो कड होता है ये दोबारा माउथ में आता है उनके, और उसको एनिमल फिर च्यू करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ये च्यूइंग करते रहते हैं। सो जो ये च्यूइंग का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रूमिनेशन। ठीक है बच्चे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। और ये रूमिनेंट्स ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके बीच में 4 चैम्बर्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दी हुई है जैसे आपकी है काव है, बफलो है, गोट है, ये सारे रूमिनेंट्स हैं। तो आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि रूमिनेंट के नाम बताओ, एग्जाम्पल दो, या रूमिनेशन क्या प्रोसेस होता है, या कड क्या होता है। सो ये और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चैम्बर कौन सा है जिसमें सबसे पहले ग्रास ईटन बाय द एनिमल्स जिसमें जाती है, वो चैम्बर का नाम बताओ। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, देन कम्स, अब क्या हुआ, जो ये एनिमल्स ग्रास खाते हैं ये सेल्यूलोस रिच फ्रूट होता है। सेल्यूलोस रिच फूड जो है वो ग्रास है, और ये सेल्यूलोस जो है ये एक मतलब इसके बीच में ऐसा बैक्टीरिया एक होता है जो हेल्प करता है इन ये सिर्फ ये ह्यूमंस में अवेलेबल नहीं है। अगर ह्यूमंस खाएंगे घास, अगर हम लोग घास खाएंगे, ग्रास खाएंगे, तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बट ग्रास ईटिंग एनिमल्स में के स्टमक में एक चैम्बर है रूमन हेल्प करता है जिससे ये सेलुलस रिच फूड जो है, जो ग्रास है जिसकी एग्जाम्पल, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, पहले रूमन से फिर वो जाता है, जब वो एक बार माउथ में आ गया उसके बाद में फिर रूमन से वो रेक्टिकुलम में जाता है, फिर ओमोसम में जाता है, उसके बाद में एबोसम में जाता है। जब वो सारे ये पहले 3 चैम्बर्स हो जाते हैं, फिर फोर्थ चैम्बर एबोसम में वो फाइनल डाइजेशन होती है। हर चैम्बर में थोड़ी थोड़ी डाइजेशन होती है, फाइनल डाइजेशन एबोमेसम में होती है। ठीक है, इन सम एनिमल्स लाइक हॉर्स जैसे, ध्यान से सुनना, हॉर्स जैसे कुछ एनिमल्स है जिनमें कैल्शियम एक ऐसा पार्ट है, चैम्बर है, जो ओसोफेगस मींस फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है, ये किस लिए होता है, ये बेसिकली इनके ये ग्रास खाते हैं, सेलुलस रिच फूड खाते हैं, तो इनकी डाइजेशन को हेल्प करने के लिए होता है। राइट, तो अभी तक मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, अब मैं आपको पिक्चर से ये समझाती हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है ये काऊ की, ये मैंने एनसीईआरटी से ली है। इसके बीच में देखो आपकी काऊ है, ये फूड पाइप से ऑयसोबेकस से खाना जा रहा है रूमन में। इसमें सिर्फ एक चैम्बर ही दिखाया है, ये स्टमक है, सिर्फ एक रूमन चैम्बर दिखाया है जो सीधा रूमन में जा रहा है। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इतना बड़ा स्टमक है, ये कैल्शियम है जो हॉर्स में होता है, इसमें सिर्फ बताया गया आपको, और ये जो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। अब मैं आपको इसमें आपको सारे चैम्बर्स नहीं दिखाए गए हैं चारों के चारों, इसलिए आपको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और पिक लगाई है। इस पिक में देखो
काऊ घास खा रही है तो फूड पाइप से ओएसोफेगस से सबसे पहले कहाँ जा रहा है, रूमन में। अब रूमन देखो सब पीछे है, आगे नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस उसको चल के आना पड़ता है, ये स्टमक में जा रहा है। रूमन फर्स्ट चैम्बर है, सबसे बड़ा चैम्बर है जिसके बीच में वो सबसे पहले जो घास काऊ बफलो खाती हैं वो इसमें जाता है। सो इन दिस चैम्बर सम डाइजेशन टेक्स प्लेस और इसके बाद में पार्शली डाइजेस्टेड फूड ये वापस आ जाता है फूड पाइप के थ्रू माउथ में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे जाती है रेक्टिकुलम में। रेक्टिकुलम देखो आप फूड पाइप के बिल्कुल साथ है, रूमन आपका सब बहुत दूर है और रेक्टिकुलम बिल्कुल साथ है। रेक्टिकुलम आपका सेकंड चैम्बर है, ठीक है। रेक्टिकुलम के बाद में साथ में ही देखो आपका ये थर्ड चैम्बर है ओमेसम। ओमेसम में गया खाना, यहाँ से फिर इसके बाद में कुछ डाइजेशन के बाद में ये फाइनल फोर्थ चैम्बर में गया, डेट इज एबोमेसम। फोर्थ चैम्बर में गया, इसमें सारी डाइजेशन होगी। ये इसका इंटेस्टाइन है, पीछे इंटेस्टाइन है, ठीक है बेटा। सो इसमें ये मैंने पिक इसीलिए लगाई है ताकि आपको चारों के चारों चैम्बर्स पता चले कि ये देखो जो रूमन सबसे दूर है जिसमें सबसे पहले खाना जाता है, ग्रास जाती है, उसके बाद में ये बाकी तीनों चैम्बर्स फूड पाइप के बिल्कुल साथ ही लगे हुए हैं, ये दूर नहीं है। ये तीनों इकट्ठे इकट्ठे लगे हुए हैं और सबसे बड़ा चैम्बर जो होता है वो रूमन होता है। बाकी सारे साथ साथ में लगे हुए हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी डाइजेशन होती रहती है और फाइनल डाइजेशन यहाँ से आपकी एबोमेसम में होने के बाद में ये इंटेस्टाइन में, ये देखो यहाँ से इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। समझ आ गया। डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा कैसे खाना खाता है और उसका कैसे खाना डाइजेस्ट होता है वो हमने आज इसमें डिस्कस करेंगे। अमीबा जो है आपको पता होगा, अमीबा बहुत छोटा एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और एक मतलब ये इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है कि जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, इसको लिए आपको माइक्रोस्कोप से ही आप इसको देख सकते हो। और ये बेसिकली एक सेल होता है, ठीक है, जो आपको कहाँ मिलता है, पानी पॉन्ड वाटर में मिलता है। पॉन्ड वाटर में अमीबा मिलता है, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो अमीबा अब खाना कैसे खाता है, अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं, वो तो कैसे भी शेप में होता है और ये बहुत छोटा होता है। अमीबा जो है वो अपना खाना कैसे खाता है, अमीबा की जो वो कहीं से भी अपने ना फीड्स निकाल लेता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। कहीं से भी वो अपने फॉल्स फीड्स मतलब कहीं से भी वो अपने फीट निकाल लेता है जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। इसकी हेल्प से ही वो चल पाता है और इससे ही वो फूड एनगल्फ कर लेता है। जैसे देखो यही चीज़ में आपको मैंने पिक बनाई हुई है, ये अमीबा की, ये अमीबा है। अमीबा का देखो ये सूडोपोडिया कहीं से भी सूडोपोडिया निकल गया, ठीक है। और यहाँ से वो फूड जो है इंजेक्शन कर रहा है, फूड ले रहा है। इंजेक्शन मीन्स इनटेक, यहाँ से वो फूड ले रहा है, ठीक है। ये उसके फॉल्स फीट हैं जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिससे वो खाना इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन होती है इससे। और इसके बाद में क्या होता है, जो फूड है आपका यहाँ से अंदर जाता है, अंदर वो कहीं पे भी इसके ये फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, ये आपको फूड वैक्यूल जो है ये उसमें खाना स्टोर हो जाता है अमीबा का। इसकी डिटेल्स बेटा आपको अभी नहीं है 7th क्लास में, लेटर ऑन आगे क्लासेस में आप स्टडी करोगे। अभी के लिए आपको सिर्फ बहुत ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको ओवरव्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ 7th क्लास अकॉर्डिंगली। तो ये क्या कहता है, सूडोपोडिया से खाना अंदर गया, माउथ में गया, फिर वो फूड वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है। वहाँ पे कितने डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म्स में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इजीली बॉडी से वो अमीबा अपने बॉडी में डाइजेस्ट कर सके। जैसे हमने अभी ह्यूमन बॉडी में भी डिस्कस किया है कि वो सारे जितने भी हम कॉम्पोनेंट्स खाते हैं, फूड्स खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसके सारे के सारे सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होते हैं, तभी हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। सिमिलरली हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स में भी ऐसे ही किया। इन द सेम वे अमीबा में भी ऐसे ही होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस के ऊपर
एक्ट करते हैं उनके ऊपर, और वो जो आपका खाना उसने जो खाया है वो सिंपल फॉर्म्स में, सब्सटेंसेस में, जिससे वो बॉडी को अमीबा अपने आप को जिससे डाइजेस्ट कर सके, उसमें वो सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर जो वो उसका डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और देन वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा के सारा एक्सपेल हो जाता है, इजेक्शन हो जाती है। ये देखो, ये मैं फिर आपको इसी पिक पे लेके आ रही हूँ। ये देखो, यहाँ से खाना गया, फूड वैक्यूल्स में गया, डाइजेशन वगैरह हुई, और उसके बाद में यहाँ से वो कहीं से भी इजेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल एडजस्टेड वेस्ट आ गया, एक्सपेल हो गया। सो ऐसे अमीबा ऐसे खाना अपना लेता है। कहाँ से लेता है? सूडोपोडिया, आपको पता होना चाहिए कहीं से भी उसके वो फॉल्स फीट हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नो कि फॉल्स फीट का नाम क्या है, सूडोपोडिया। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी आ सकता है फॉल्स फीट किसके अंदर होते हैं या सूडोपोडिया किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए अमीबा में होता है और उसका क्या पर्पस है, वो खाना उससे लेते हैं। ठीक है बेटा, all about today's video. Thanks for watching. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Have a nice learning, happy learning, and thanks for watching.